अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चिल्ड्रन स्पेशल वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हमारी सेकंड एपिसोड बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर्स की आइडेंटिफिकेशन में जो साइंस हमें हेल्प करते हैं। आज फर्स्ट प्रोग्राम हम अपने एक फर्स्ट साइन को लेकर करेंगे। वो फर्स्ट साइन है आइसोलेशन। बच्चे कब, कैसे, क्यों आइसोलेट होना शुरू कर देते हैं और कभी कभी हम समझते हैं कि ये आइसोलेशन बहुत अच्छी है, हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, और कभी हम पॉजिटिव आइसोलेशन में भी बच्चे को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो वो कौन सी साइंस हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको बताएंगे कि बच्चा जो आइसोलेट हो रहा है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है या फिर वो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है। जैसे कि आइसोलेशन यानी खुद को अकेले रखना, अकेले हो जाना, अकेले बैठना, अकेले कुछ काम करना, ये सब ऐसी ट्रेट्स हैं जिससे कि बच्चे की पर्सनालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़े से अडल्ट में, टीनेजर्स में, यंगहुड्स में देखें लोगों को, तो हमें लगेगा कि आइसोलेट होना, आइसोलेट करना, या कुछ लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं वो बहुत अलग से सोचते हैं, उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है। और बहुत बार हम छोटे होते बच्चों को, जो बिल्कुल उनकी एज 5 से लेकर 11 इयर्स के बीच में जो एज ग्रुप है, उसमें बच्चे जब आइसोलेट होते हैं तो बहुत कम पेरेंट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो उस वक्त ये समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शरीफ है, हमारा बच्चा बहुत डिसेंट है, वो दूसरे बच्चों की तरह शरारत नहीं करता। तो इन सब स्टेजेस को हमने समझना है कि कौन सी बच्चे की आइसोलेटेड हैबिट या ट्रेट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है हमें कि वो कौन से डिसऑर्डर है और कौन सा नॉर्मलाइजेशन में आता है। जब आपका बच्चा 5 to 9 इयर्स के ग्रुप में जा रहा है, यानी 5 से 9 साल का ग्रुप है उसका, ये ग्रुप 5 से 7 भी हो जाता है सम टाइम, और फिर 8 साल से 11 साल तक 2 हिस्सों में हम इसे तकसीम कर सकते हैं। मोस्टली साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट के अंदर 5 से 11 तक जो पूरा एज ग्रुप है वो ये 6 इयर्स ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की डेवलपमेंट पीयर ग्रुप्स के साथ और उसकी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हाई हो रही होती है, तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में ही देखा जाता है। मगर आसानी के लिए हम इसे 2 ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं कि 5 से 7 साल और फिर 8 से 11 साल। इस एज ग्रुप को हम बच्चे को इस तरह से डिवाइड भी किया जा सकता है। 7 इयर्स की एज में बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसे में अगर हम 5 से 7 साल का एज ग्रुप ले लेते हैं कि बच्चा 5 साल का हुआ और फिर उसकी डेवलपमेंट जिसमें स्कूलिंग और उसके साथ उसका पीयर ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, ऐसे में बच्चे बहुत एक्टिव होने चाहिए, बच्चों की सोशलाइजेशन हाई होनी चाहिए, बच्चों को शरारत करनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि बच्चों को शरारत नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। बच्चे की शरारत बच्चे की तमाम डेवलपमेंट, उसकी एक्टिविटीज़ और उसके माइंड बॉडी रिलेशनशिप का इजहार करती है। हाँ, शरारत के अंदर जो बच्चे बहुत डिस्टर्ब शरारतें करते हैं या बहुत ऐसी शरारत करते हैं जिससे कि डिस्ट्रक्शन होती है और वो बहुत जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का बायस बनती हैं, ये भी बच्चों की एक ट्रेट को ज़ाहिर करते हैं कि बच्चे हाइपर हैं, बच्चे नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, बच्चे आगे जाकर किस तरफ को टर्न करेंगे। ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, ये डेवलपमेंटल रूल्स के अंदर आते हैं। ये बच्चे की वो लर्निंग लैंडमार्क्स हैं और वो डेवलपमेंटल लैंडमार्क्स हैं जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए और इनको हमें जहन में भी रखना चाहिए। जब बच्चा 5 से 7 साल का सफ़र तय कर रहा है, ऐसे में अगर आपका बच्चा अपने घर में कोई कोना ढूंढता है या कोई रूम ढूंढता है, कोई ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर जब सब लोग मिलकर बैठ रहे हैं और वो आइसोलेट हो जाता है, उस वक्त आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा वहाँ पर आइसोलेट होकर क्या कर रहा है। वो कोई किताब पढ़ रहा है, वो अपने नाखून काट रहा है, यानी नाखून चबा रहा है, जैसे बच्चे दांत से नाखून काटते हैं, नाखून चबाते हैं। वो वहाँ पर बैठा गुमसुम हो गया है, कहीं सोचों में गुम हो गया है,
क्या वो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ प्ले कर रहा है, क्या बच्चा वहाँ अपने आप को अकेला रख के बिल्कुल ऐसे है जैसे वो बच्चा सिर्फ फिज़िकली मौजूद है, लेकिन आप उसको बुला रहे हैं मगर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नॉन रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए साइन है कि आप देखें बच्चा डिफरेंटली किसी ग्रोथ का शिकार है। नॉर्मल डेवलपमेंट में ये साइंस पॉजिटिव नहीं है, तो आपको उसी वक्त बच्चे को चेक करवाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को। अगर आपके इर्द गिर्द नियर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो आप पहले ख़ुद आइडेंटिफाई करें और फिर बच्चे की उस चीज़ की छानबीन करें कि बच्चा इस चीज़ का शिकार क्यों हो रहा है। उसको कोई फ़िज़िकल इशू है, अगर फ़िज़िकल कोई बीमारी नहीं है तो आप उसका पीयर ग्रुप चेक करें, आप घर में चेक करें कि घर में कोई उसकी बुली कर रहा है, घर में कोई ऐसा चीज़ हो रही है जिससे वो किसी भी तरह के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। सम टाइम बच्चे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और वो ख़ुद को सबसे स्पेशल समझने लग जाते हैं। जब उनको वो स्पेशल एटीट्यूड नहीं मिलता तो फिर बच्चे ख़ुद को अलग थलग करने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर वो बच्चा बड़ा है यानी पहले नंबर पे है और उसके आगे बहन भाई मज़ीद हैं और वो इग्नोर हो रहा है, तो ऐसे में भी बच्चे अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी में आप देखिए कि अगर आपने खाना सर्व किया है और बच्चा सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाता, वो खाना भी अलग खाना चाहता है या वो बहुत तंग करता है, और जब आप उसको अकेले ट्रीट करते हैं, अकेले सर्व करते हैं तो वो हैप्पी हो जाता है। इसी तरह से वो अपनी क्लोथिंग, अपनी चीज़ें नॉन शेयरिंग पे चला जाता है और वो सब चीज़ें अकेले एक सेल्फ हेल्प होती है, एक सेल्फ के साथ हैप्पी होना होता है, और एक ये चीज़ है कि वो पसंद ही नहीं करता कि उसको किसी और के साथ बिठाया जाए, मिलाया जाए। इसको आप एंटी सोशलाइजेशन के अंदर उस वक्त डालेंगे जब आप ये देखेंगे कि बच्चा कहीं भी जाने से इनकार कर देता है। अगर बच्चा अपनी पसंद की जगह पर जाता है जो उसको पसंद है, जैसे अगर वो पार्क जाना चाहता है, कहीं घूमने फिरने अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहता है, या आपसे फरमाइश करता है किसी जगह पर जाकर कुछ खाने की, और उस वक्त वो ये कहता है कि वो अकेला जाए, कोई और उसके साथ शेयर ना करे, तो ये प्रॉब्लमैटिक एटीट्यूड है। अगर वो बच्चा अपनी पसंद की जगह पर सबको लेकर जाना चाहता है या सबके साथ शेयरिंग करना चाहता है मगर अपनी पसंद हाय रखना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चों को या कुछ और किसी और तरह जो घर में डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं कि आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो बच्चा इग्नोर हो रहा है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जब वो इग्नोरेंस या आपकी तरफ से वो चीज़ कवर होगी तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एटीट्यूड, कुछ ऐसी हैबिट्स जो नॉर्मल होती हैं वो डिसऑर्डर में नहीं आती। छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करके आप वो पैदा होने वाले जो बिहेवियर्स हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं और उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। हर नेगेटिव एटीट्यूड, हर नेगेटिव बिहेवियर अगर स्टार्ट में ही घर में आइडेंटिफाई हो जाए तो आप उसको घर में ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको लिंगर ऑन कर दिया, आपने उसको आइडेंटिफाई ही ऐसी एज में जाके किया कि वो अपने निशानात छोड़ गया, उसके गहरे निशान बच्चे के दिमाग और उसकी शख्सियत में आ गए, तो फिर वो ट्रीटमेंट की साइड पर चला जाएगा। आइसोलेशन में स्कूल्स के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है। अमूमन वो बच्चे जो डिफरेंट आईक्यू लेवल रखते हैं, डिफरेंट ईक्यू लेवल रखते हैं, वो बच्चे नॉर्मल सोशलाइजेशन नहीं करते। उनका एक ख़ास ग्रुप होता है, अगर उनको उस ख़ास ग्रुप में ईक्यू और आईक्यू के लोग ना मिलें तो फिर वो अपने आप को अलग थलग रखते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट में ये हेल्दी साइन सिर्फ उस वक्त है जब बच्चे को लर्निंग और डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट सूटेबल मिले। अगर आपके बच्चे को लर्निंग और डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं मिल रही तो फिर ये एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चा वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेगा क्लास में, उसके मार्क्स, उसकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर सकेगी और उसको क्लास से भी इग्नोरेंस मिलेगी, टीचर से भी इग्नोरेंस मिलेगी, और बच्चा अपना डिफरेंट हाई आईक्यू ईक्यू से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो क्लास के लिए आप
आपको, अगर आप अपने घर में बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये खुद को अक्सर आइसोलेट करता है, तो आपको स्कूल से भी रुजू करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा स्कूल में क्या करता है। अगर आपका बच्चा 7 से ऊपर एज ग्रुप में चला जाता है, 8, 9, 10, 11, अब ये जो डेवलपमेंट की स्टेज है, इसमें फ़िज़िकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के कद निकलते हैं, बच्चे बच्चियां दोनों जिसामत के लिहाज से बदलने लग जाते हैं। ऐसे में कभी बच्चे खुद को दूसरों से कंपैरिजन पे डाल देते हैं। अगर बच्चे ना डालें, बड़े तो ज़रूर डालते हैं। हमारा तो पसंदीदा मशगला है कि हमने कंपेयर करना है कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बच्चा लंबा हो रहा है, वो पतला हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, वो काला हो रहा है, वो गोरा हो रहा है, वो बहुत चुस्त है, तुम बहुत सुस्त हो। ये जो कंपैरिजन हम करना शुरू कर देते हैं, हम बच्चों को पहले ही उनके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं, वो बहुत शरारती है, ये बहुत, हम बच्चों को एक स्टैम्प करते हैं कि ये बहुत ख़ामोश है, ये बहुत शरीफ है। अब शराफ़त को ख़ामोशी के साथ और ख़ामोशी को शराफ़त के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं है। इस तरह जो बच्चे शरारत कर रहे हैं, जो बच्चे हँसमुख हैं, जो बच्चे बोलते हैं, आप उनके ऊपर एक नेगेटिव टैग लगा रहे हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव टैग्स किसी भी बच्चे की, किसी भी पर्सनैलिटी की, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसके शरीफ होने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शराफ़त का ताल्लुक़ आपकी एक्टिविटी से है, वो एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है और अलग चैप्टर है। आप अपने बच्चे को शरारत की तरफ राग़िब करें, ना कि उसको शरारत से रोकें, ताकि वो दूसरे बच्चों की तरह घुल-मिल सके। इसी तरह से आइसोलेशन के अंदर जो बच्चे 8 से 11 की उम्र में जाते हैं, अमूमन वो अपने आप को, ये जब कंपैरिजन की हवा चल रही होती है, तो वो इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर हम उनको ये कह दें, फीचर्स चेंज होते हैं इस एज ग्रुप में। जो हमारे डेवलपमेंटल फीचर्स हैं वो 9 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स तक चेंज होते रहते हैं, जिसमें आपकी आवाज़ बदलती है, आपके हार्मोनल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, जो 14 के बाद अमूमन स्टेबल होने लग जाती हैं। फिर भी 18, 20 हम इसमें चेंज आती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उस वक्त तक हम इतने डेवलप हो जाते हैं कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चे अमूमन 8 साल से 11 साल, 12 साल तक की एज में ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारा बिल्कुल चाइल्डहुड में जो हमारा 5, 6, 7 इयर्स का एज ग्रुप होता है, उसमें बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। हर कोई उनको उठाता है, चूमता है, और वो किसी भी तरह के हों, उनके ऊपर किसी भी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बस उनको प्यार ही किया जाता है। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्ची बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, तो होता क्या है कि हम, ज़ाहिर बात है, हमारी अटैचमेंट में भी फ़र्क आता है। वो बड़े हो रहे होते हैं, हम उनके ऊपर बहुत सी सोशल पाबंदियाँ आयद करने लग जाते हैं। फिर लड़के लड़कियों का जो डिफरेंस है, उनके लिबास में, उनकी चीज़ों में, उनके बाहर अंदर आने में, वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से ही बच्चे थोड़े मेंटली तौर पर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उनके अंदर, और जो केयरलेस बच्चे होते हैं वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो केयरलेस बच्चे नहीं होते, जो सेंसिटिविटी की स्टेज के ऊपर आते हैं, और सेंसिटिविटी 0 पर हो, माइनस में हो, वो होती है, और जैसे-जैसे उसका आप लेवल कह लें वो इंक्रीज़ होता जाता है कि सेंसिटिविटी में बच्चा ए पे है, बी पे है, ए प्लस है, बी प्लस है, तो वो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बात, आपका लहजा, आपकी कौन-सी चीज़ उस बच्चे को तंग कर रही है। आप शायद नॉर्मली डांट रहे होंगे, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। आप शायद, आपके दूसरे बच्चे आपकी डांट को या आपके किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने को ये समझेंगे कि आपने उनको शरारत पे डांटा है, गलती हो गई है, और वो थोड़ी देर के बाद भूल भी जाएंगे। उनके अंदर शायद तब्दीली ना आए, लेकिन वो उसको अपने ऊपर सवार भी नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चा सेंसिटिव है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उन बातों के साथ जोड़ देगा। सबसे पहले आपसे आइसोलेट होना शुरू होगा, फिर अपने बहन भाइयों से, फिर पीयर ग्रुप से, और इस तरह से उसकी पर्सनालिटी में वो गैप आना शुरू हो जाएगा। तो आइसोलेशन, जिसे हम बहुत डिफरेंट एंगल से समझते हैं, ये एक स्लो ट्रैवलिंग है टूवर्ड्स मेंटल डिसऑर्डर। तो अपने बच्चों को आज से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए
कि अगर वो खुद को आइसोलेट करते हैं तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर आपको कोई भी नेगेटिव बिहेवियर आइडेंटिफाई हो तो एज सुन एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए और अपनी बच्चे की टीचर्स और ख़ुद भी बच्चे के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हम अपने नेक्स्ट साइन के साथ करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।